ऑफ यू टू कॉन्सेप्ट डिकोडर और हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ओके, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया करूंगा, बट प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन करना है। एक दो सवाल मैं बना के दिखा दूंगा। स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना न्यूमेरिकल सॉल्विंग के अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाओगे खुद से। तो एक दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको समझा दिया करूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। उसमें यदि डाउट आए तो आपको पता है क्या करना है। व्हाट्सएप @7008420353 और ज्वाइन द ग्रुप इन व्हाट्सएप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो हम पढ़ रहे थे अभी, स्टेबिलिटी एंड इनडिटर्मिनेसी, तो स्टेबिलिटी मैंने बताया, इनडिटर्मिनेसी हम बता रहे थे। तो इनडिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी पर चर्चा किए तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में दो चीज निकल के आया। एक निकल के आया डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, डीएसी, जिसका मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, विच इज RE-3 फॉर 2D एंड RE-6 फॉर 3D। कैसे निकालना है कैलकुलेट करके दिखाया, एग्जांपल प्रॉब्लम आपको। सेकेंड था डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, DSI। सो DS बराबर DSE प्लस DSI और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी बराबर DK। तो इस पर तो अभी चर्चा ही शुरू नहीं हुआ। चर्चा हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक, डिस्कशन जो हुआ है वो हुआ है DSE निकालना। DSE हमने देखा, ट्रस के लिए फ्रेम के लिए दोनों एक ही है, RE-3। अब निकालेंगे DSI। तो मेक ए हेडिंग इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और DSI। व्हाट इज DSI? इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक 2 डायमेंशनल ट्रस है, ठीक है। इस तरह का एक ट्रस है मेंबर आपके पास गिवन। ओके, तो DSI क्या होता है? पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे हम लिखवा देते हैं, तब थोड़ा इस ट्रस पर देखते हैं बैठा के उस क्वेश्चन को, मतलब इस फॉर्मूला को। DSI होता है टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो देखो अगर हम ट्रस का बात करें, फॉर 2 डायमेंशनल ट्रस, यहां लिख लीजिए DSI बराबर कितना, टोटल नंबर ऑफ, ये है उसका बेसिक फॉर्मूला, इंटरनल रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन।
ओके, ये होता है डीएसआई। तो फॉर ए ट्रस, टू डायमेंशनल ट्रस, हम थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं कि डीएसआई होगा कैसा, कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो ये मान लीजिए एक तो ट्रस है ऐसा, एक टू डायमेंशनल ट्रस गिवन है। सो डीएसआई बराबर कितना, फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, आर ई माइनस आर इंटरनल अवेलेबल इंटरनल रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ई। तो जब ट्रस का चर्चा होता है तो ट्रस के केस में मैंने बताया है कि ईच मेंबर इज कैरिंग एंड ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन और वन टाइप ऑफ फोर्स विच इज कंप्रेसिव और टेंशन, दैट इज एक्सियल फोर्स। मतलब ट्रस के हर एक मेंबर में एक ही रिएक्शन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस और टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर ट्रस हैज m number of member, then number of internal reaction Ri equal to क्या, number of internal reaction equal to कितना, number of member, and because each member is carrying one internal reaction, axial force in each direction, each member is internal reaction which is unknown to us now. Now इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना अवेलेबल है, आर आई का बारे में तो पता चल गया कि आर आई होगा नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन बराबर एम, मतलब नंबर ऑफ मेंबर इन ट्रस, बिकॉज ईच मेंबर कैरी वन एक्सियल फोर्स और वन रिएक्शन। इट इज क्लियर, इंटरनल रिएक्शन इज क्लियर। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल? सो हमने बताया इन केस ऑफ ट्रस, ट्रस इज ए पिन जॉइंटेड मेंबर। Okay, truss is a pin jointed member, and in case of a pin jointed member at any joint you have only two reaction, two equilibrium equation, summation f of x equal to 0, summation f of y equal to 0. Okay, मतलब मान लो ये जो ट्रस है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक जॉइंट है, तो ये पिन जॉइंटेड है। तो एट ऑल द जॉइंट, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ट्रस जो कि पिन जॉइंटेड, available equilibrium conditions are कौन कौन से, समेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 या फिर समेशन एफ ऑफ वाई बराबर 0। कितना, दो ही इक्वेशन अवेलेबल है, समझ में आ रहा है? तो एट ए जॉइंट ऑफ ट्रस द अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर 2। तो टोटल अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा, 2 गुना नंबर ऑफ जॉइंट। सो टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना, 2 गुना नंबर ऑफ जॉइंट।
क्यों? एक जॉइंट पर दो इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल है, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई, तो 2 गुना नंबर ऑफ जॉइंट आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब एक बार ध्यान दीजिए, ये 2j नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में से आपने 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले ही यूज कर लिया है, 3 फॉर 2 डायमेंशनल केस। वो 3 कौन कौन से थे? समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ एक्स एंड समेशन एम जेड अबाउट ए सपोर्ट इज 0। आपने पहले ही यूज कर लिया टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। सो टोटल अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का फाइनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, वो लिखूंगा 2j माइनस 3। सो डीएसआई अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये होता है नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इक्वल टू, इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल ट्रस, नंबर ऑफ मेंबर माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल ट्रस, कितना? 2j माइनस 3। इट इज डीएसआई ऑफ ए ट्रस फॉर 2D ट्रस। समझ गया? गॉट इट? सिमिलरली फॉर 3D ट्रस, 3D पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, मतलब ट्रस, 3D ट्रस। तो 3D ट्रस के केस में अगर मैं डीएसआई का इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? 3D ट्रस हो चाहे 2D ट्रस हो, तो मेंबर में ट्रस का एक ही फोर्स एक्सियल, तो नंबर ऑफ मेंबर m माइनस अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना? 6, सॉरी, एक जॉइंट पर 3 मेंबर मीट करता है तो वहां पर 3 तो इक्वेशन बनता आपको, ओके, 3 इक्वेशन बनता। तो 3j माइनस कितना इक्वेशन आप पहले ही यूज कर चुके हो? 6 तो ये हो जाएगा फॉर 3D। ये जो 3 इक्वेशन बन रहा है एट एनी जॉइंट इन केस ऑफ 3D ट्रस, वो क्या बन रहा है? समेशन एफ ऑफ वाई बराबर 0, समेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 एंड समेशन एफ ऑफ जेड बराबर 0। समझ रहे हैं? इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो। ऐसे जो फॉर्मूला बनाने का तरीका है, इसे आप कैसे बनाओगे? इस तरह का फॉर्मूला देखिए, हम ये लिख सकते हैं, ये नहीं समझ में आया तो देखिए, डीएसआई बराबर होगा आर आई माइनस ई। तो अगर 3D ट्रस का मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, हमको सबसे पहले आर आई निकालना है, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन। कितना? बराबर नंबर ऑफ मेंबर बराबर m बराबर आर आई। आर आई का तो आइडिया लग गया। तो इन केस ऑफ 3D ट्रस एट वन जॉइंट, फॉर्मूला कैसे बनाना है ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ध्यान से सीखिए। एट वन जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल इक्वल टू 3। इक्वल टू 3। वो 3 कौन कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? अभी हमने आपको बताया, समेशन एफ ऑफ वाई बराबर 0, समेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 एंड समेशन एफ ऑफ जेड बराबर 0। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 एंड फोर्स इन जेड डायरेक्शन 0। तो सो फॉर जे नंबर ऑफ जॉइंट, टोटल कंडीशन एग्जिस्ट, और टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट कितना? 3 गुना नंबर ऑफ जॉइंट 3j। अगेन आउट ऑफ these 3j इक्विलिब्रियम कंडीशन,
3j माइनस 6 बचेगा, 3j माइनस 6 ई बराबर, आइडिया लग गया। तो डीएसआई कितना हो जाएगा, आर आई माइनस सी, मतलब m माइनस 3j माइनस 6, यही तो हमने बताया था। ठीक है, इस तरह से बनता है फॉर्मूला। तो 2D के लिए क्लियर है, 3D के लिए क्लियर है। अब कुछ कंक्लूजन लिखिए, डीएसआई का सिग्निफिकेंस क्या होगा। यदि डीएसआई बराबर हो जाता है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनली डिटर्मिनेट, ये ट्रस के बारे में बता रहा है, इंटरनली डिटर्मिनेट एंड परफेक्ट ट्रेसेस। आपने कैलकुलेट किया और डीएसआई निकल के आ गई 0, तो आपका जो कमेंट होगा वो ये होगा कि इट इज इंटरनली डिटर्मिनेट एंड परफेक्ट ट्रस। अगर डीएसआई ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंटरनली इनडिटर्मिनेट एंड ओवर स्टिफ। एंड ओवर स्टिफ। ओके, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इंटरनली डिफिशिएंट ट्रस। ये सब पूछता है एग्जाम में, कमेंट करिए, ठीक है। तो इसलिए बता दिए इतना अच्छे से, समझ आया। तो फॉर्मूला कैसे बना डीएसआई का फॉर ट्रस है, उसी तरह से जैसे हमने 3D ट्रस के लिए बनाया स्पेस फ्रेम, स्पेस ट्रस के लिए, पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस के लिए, इसी तरह से सिमिलरली आप इसी कॉन्सेप्ट को 2D के लिए भी अगर देखो तो कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि डीएसआई होता है फॉर 2D, अगर मैं लिखूं डीएसआई, तो डीएसआई ये तो बताया हमने, क्या बताया, आर आई माइनस ई बताया। तो आर आई बराबर फॉर 2D इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर, चाहे वो 2D हो या 3D, क्योंकि एक मेंबर ट्रस्ट का जो एक मेंबर है उसमें सिर्फ एक एक्सियल फोर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जितना होगा उतना फोर्स अननोन है, इसलिए इंटरनल रिएक्शन अननोन ऑफ आर आई। अब अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना हो गया, तो 2D ट्रस्ट का किसी भी एक जॉइंट पर दो इक्वेशन अवेलेबल है, समेशन एफ ऑफ एक्स एंड समेशन एफ ऑफ वाई, आप लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ जॉइंट है 3, अगर इस केस में तो 3j, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ जॉइंट है अगर 3, तो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6। तो इसका मतलब क्या कि एक जॉइंट पर 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। अब ध्यान दो, ये जो 2 गुना j इक्वेशन है टोटल, इसमें से भी आपने 3 इक्वेशन पहले ही यूज कर लिया है टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन। हाँ, तो हो गया डीएसआई बराबर कितना अननोन बच गया, m माइनस 2j माइनस 3, ये होता था डीएसआई फॉर 2D एंड 3D के लिए m माइनस 3j माइनस 6। आइडिया इज क्लियर। इस तरह से आपको डीएसआई निकालना होगा फॉर ट्रसेस, और डीएसई पता है, ट्रस खत्म। अब 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के बारे में देखते हैं, बीम वगैरह, फ्रेम वगैरह, इस पर देखते हैं, ठीक है। ट्रस खत्म, 2D पिन जॉइंटेड खत्म, 3D पिन जॉइंटेड खत्म, तो 2 डायमेंशनल रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। टू डायमेंशनल रिजिड जॉइंटेड फ्रेम मतलब मान लो एक तो फिक्स्ड बीम है, ये एक 2 डायमेंशनल रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है, तो फिक्स्ड बीम पर सपोर्ट पर कितना रिएक्शन है, 1 2 3, 1 2 3। मान लो किसी एक सेक्शन को कट किया एक्स एक्स, अब इस सेक्शन को अगर मैं बनाऊं बगल में तो कितना रिएक्शन अवेलेबल है, मतलब क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखिए। तो ये इधर, तो इधर से इधर, ये ऊपर तो इधर नीचे, नहीं सॉरी,
इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये भी ये, मतलब एट एनी सेक्शन एक्स एक्स इन द 2D फ्रेम, रिजिड फ्रेम, देयर आर 3 मेंबर रिएक्शन। वो कौन कौन से हैं? शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। समझ में आ रहा? लिखिए। तो ईच मेंबर, ये 2D रिजिड फ्रेम के बारे में बता रहे हैं, ट्रस खत्म। 2D रिजिड फ्रेम का डीएसआई कैसे निकालोगे? ईच मेंबर हैज 3 इंटरनल रिएक्शन, कौन कौन से? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कि इफ फ्रेम, मतलब वही रिजिड फ्रेम, डज नॉट हैव साइक्लिक लूप का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप, ठीक है, एक तरह का क्लोज्ड लूप। देन इंटरनल इनडिटर्मिनेसी विल एग्जिस्ट बाय 3 फॉर ईच क्लोज्ड लूप। चलिए इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इसे समझ गए तो फ्रेम का भी इंटरनल इनडिटर्मिनेसी आप निकालना सीख जाओगे। ओके, तो आपका झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, इस पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए एक तो फ्रेम है इस तरह का, ठीक है। तो यहां पर कितना रिएक्शन है? 1 2 3 रिएक्शन, यहां पर 2, ठीक है। किसी एक सेक्शन एक्स एक्स पर एट सम डिस्टेंस वाई अबव एनी सपोर्ट, तो किसी भी एक सेक्शन पे फ्रेम के अंदर 3 तो रिएक्शन होता है। अभी अभी हमने आपको दिखाया, शियर फोर्स होता है, एक्सियल फोर्स होता है एंड बेंडिंग मूवमेंट होता है। सो इस केस में क्या है, किसी भी, अगर साइक्लिक लूप है क्या? किसी भी तरह का साइक्लिक लूप नहीं है। ये एक केस है नो साइक्लिक लूप का, ठीक है, नो साइक्लिक लूप। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशन वगैरह अप्लाई करके, ओके, किसी भी पॉइंट पर अगर हमको ये रिएक्शन नोन है, मतलब ये सारे रिएक्शन यदि हमको नोन है, इफ रिएक्शंस आर नोन टू अस, देन एट एनी पॉइंट वी कैन गेट इंटरनल रिएक्शन वैल्यू
प्रोवाइडेड वी हैव द रिएक्शंस वैल्यू, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आपको पता है, तो किसी भी पॉइंट पे चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, हर एक जगह पर आप इस पॉइंट पर कितना है शियर फोर्स, कितना है बेंडिंग मोमेंट, कितना है एक्सियल फोर्स, सब आप कंप्यूट कर सकते हो अगर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आपके पास अवेलेबल है तो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ए केस ऑफ नो साइक्लिक लूप। सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन को यूज करके हम बता सकते हैं कि इंटरनल रिएक्शन मेंबर में कितना है। मान लीजिए केस 2, अगर एक साइक्लिक लूप आ जाता है कहीं पर, मतलब यही फ्रेम है इस तरह से, इसी में और एक मेंबर इस तरह से अटैच हो गया, सेम सपोर्ट, सेम, आपको ये रिएक्शन अवेलेबल है 1 2 3, ये भी अवेलेबल है 1 2, तो देखो, तो इस केस में यहां पर यदि एक सेक्शन लोगे एक्स एक्स, तो यहां पर शियर फोर्स कितना है बता दोगे, एक्सियल फोर्स बता दोगे, बेंडिंग मोमेंट बता दोगे, फिर ये ऊपर गया तो सेम यहां पर भी आप बता दोगे। पर यहां पर इस वाले मेंबर में साइक्लिक लूप होने के कारण यहां पे दो ब्रांच आ जाएगा ना, फिर एक इधर एक इधर, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट, इसमें शियर फोर्स, इसमें एक्सियल फोर्स, ये 3, फिर यहां पर भी आपको कैलकुलेट करना होगा 3, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स, ये 3। समझ में आ रहा? तो साइक्लिक लूप के आ जाने के कारण ये दो ब्रांच, साइक्लिक लूप के आ जाने के कारण आपके पास 3 तो इंटरनल अननोन बढ़ गए, इंटरनल अननोन, 3 इंटरनल अननोन ड्यू टू 1 साइक्लिक लूप। इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अब इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये 3 इंटरनल अननोन हो गए। सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा अननोन इंक्रीज ड्यू टू 1 लूप, कितना 3। अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ अननोन increased due to 1 loop equal to 3। so degree of static indeterminacy कितना, 3 गुना नंबर ऑफ लूप c, c इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ लूप। समझ में? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हो गया डीएसआई माइनस डीएसआई बराबर 3c, 3 गुना नंबर ऑफ लूप। जितना नंबर ऑफ लूप आपके स्ट्रक्चर में होगा उतना गुना 3 टाइम्स अननोन इंटरनल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में? बट अगर आपके फ्रेम में कहीं पर हाइब्रिड जॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेम का, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन रिलीज हो जाता है, मतलब आपको कुछ इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्रेम्स, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। नोट, जितना बता रहे हैं उतना दिमाग में अच्छे से समझिए। गेट ईएससी किसी भी एग्जाम में आया हुआ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, परेशान नहीं होना है, बस पढ़िए ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम को देखो, ये जो फ्रेम हमने अभी आपको बता के दिखाया, इस फ्रेम में जो जॉइंट है 1 2 3 4, 4 जॉइंट है, तो ऑल जॉइंट्स आर रिजिड, था कि नहीं? सभी रिजिड जॉइंट थे।
मान लीजिए कुछ जॉइंट हाइब्रिड हो, इफ सम जॉइंट्स आर हाइब्रिड, सो इफ सम जॉइंट्स आर हाइब्रिड, अब ये हाइब्रिड जॉइंट कैसे, किस टाइप के जॉइंट होते हैं? इंटरनल हिंज अगर है कहीं तो वो एक हाइब्रिड जॉइंट है। ठीक है, अगर कहीं डबल रोलर सपोर्ट है बीच में तो वो एक हाइब्रिड जॉइंट है। और ये बहुत तरह के होते हैं, आपको दिखाएंगे। तो अगर कोई एक जॉइंट आपका हाइब्रिड है तो उस केस में क्या होता है, सम ऑफ द इंटरनल रिएक्शन विल बी रिलीज्ड, मतलब कुछ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको वहां पर मिलेंगे जिसे आप यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, इंटरनल अननोन रिएक्शंस, है कि नहीं। देन सम ऑफ द, कैसे होता है दिखाते हैं, इंटरनल रिएक्शंस विल बी रिलीज्ड हेंस, अगर रिलीज हो रहा है मतलब डीएसआई आपका कम हो जाएगा फॉर हाइब्रिड फ्रेम। reduced for hybrid frame, तब फॉर हाइब्रिड फ्रेम डीएसआई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 गुना टोटल नंबर ऑफ लूप माइनस रिलीज रिएक्शंस ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जॉइंट, RR इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज्ड। एग्जाम्पल, मान लो इस तरह का एक तो फ्रेम है, इसमें एक लूप भी है। अभी देखिए, अभी इस फ्रेम का सभी जॉइंट आपका रिजिड जॉइंट है, ऑल जॉइंट्स आर रिजिड इन नाउ। ठीक है, मान लो मैंने दो तो जॉइंट हाइब्रिड बना दिया, इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दिया दो जॉइंट में। मान लो ये जॉइंट बी है और ये जॉइंट सी है, ये जॉइंट डी है, ये क्या है, इंटरनल हिंज। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिड नंबर 1। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर जॉइंट बी बनाऊं तो यहां पर कट करिए, यहां पर कट करिए जॉइंट बी, तो ये एक मूवमेंट, इधर एक मूवमेंट एम। तो रिजिड जॉइंट का ये प्रॉपर्टी होता है, ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन होना चाहिए। ये मान लो M1 मूवमेंट है, ये M2। तो एट रिजिड जॉइंट आपको एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है, समेशन MB बराबर 0, मतलब M1 प्लस M2 बराबर होना चाहिए 0। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जॉइंट आपका रोटेट कर जाएगा। तो क्या रोटेट होता है, नहीं होता है। इस कारण से इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना अनिवार्य है। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल था एट केस ऑफ रिजिड जॉइंट एज इन हियर बी। तो जॉइंट हाइब्रिड हो गया अगर इंटरनल हिंज आपने प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर जॉइंट सी अगर मैं बनाऊं तो यहां से कट करो, यहां से कट करो, ये जॉइंट सी, ये मान लो M1 और ये M2,
तो यहां पर कितना इक्वेशन अवेलेबल है? m1 बराबर 0 एंड m2 बराबर 0। आप दो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। मोमेंट इन दिस मेंबर एट इंटरनल हिंज पॉइंट विल बी 0 and moment of this member at internal hinge point will be 0 because at internal hinge the rotation of members are independent of each other। हो सकता है कि ये जो मेंबर हो इस पर जो m2 का मोमेंट लग रहा है इस कारण से ये मेंबर इतना रोटेट करे, और ये जो मेंबर है ये मान लो θ2 रोटेट किया, और ये जो मेंबर है जिस पर m1 का मोमेंट अब एक्ट कर रहा है ये मेंबर इतना रोटेट करे, ये मान लो θ1 रोटेट किया। तो कोई जरूरी नहीं है कि θ1 बराबर हो θ2 के, अनइक्वल भी हो सकता है। मतलब रोटेशन ऑफ द मेंबर एट हिंज पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट रिजिड जॉइंट में ऐसा होता नहीं है। रोटेट करेगा तो ये मेंबर एक साथ रोटेट करेगा। एक साथ रोटेट करने का क्या मतलब हो गया? जस्ट ए मिनट, यहां पे देखिए, इसी पेज को मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? आपने लिख लिया, इस पेज को मैं क्लियर कर देता हूं। रोटेशन ऑफ रिजिड जॉइंट, देखो ये जो मेंबर है अगर रिजिड जॉइंट है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर रिजिड जॉइंट है तो ये m2, ये m1 मोमेंट एक्ट कर रहा मान लो इस मेंबर पे m2। तो यदि मेंबर रोटेट करेगा तो एक साथ रोटेट करेगा। एक साथ रोटेट करने का मतलब है मेंबर का जो पोजीशन होगा ये मतलब पहले जो 90 डिग्री का एंगल था ना दो मेंबर के बीच में, अभी भी 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब ये एंगल बिटवीन टू मेंबर connected with rigid joint will remain unchanged। समझ में आया? इस कारण से ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहां पर गवर्न होता था कि समेशन m एट जॉइंट विल बी 0, मतलब m1 प्लस m2 एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है और 0 होना चाहिए। क्यों? अगर वो 0 नहीं है तो रोटेशन अलग हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है इन केस ऑफ रिजिड। ठीक है, तो अब देखो इसे लिख लीजिए, इरेज करता हूं। सो हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये m1 और ये m2, तो हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण आपके पास दो इक्वेशन अवेलेबल हो गया। समेशन m1 बराबर 0, समेशन m2 बराबर 0 एट हिंज पॉइंट। जॉइंट हाइब्रिड हो गया तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल हो गया। सो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सिमिलरली मान लो ये तो दो मेंबर है, अगर यही हिंज पॉइंट है, अगर तीन तो मेंबर कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि और एक तो जॉइंट है हमारा, जॉइंट डी जो है, ये मान लो m2 है, ये m3 और ये m1। इस केस में कितना इक्वेशन अवेलेबल हो गया? m1 बराबर 0, m2 बराबर 0 एंड m3 बराबर 0 एट हिंज पॉइंट 3। सो रिलीज रिएक्शन आर आर का जो वैल्यू आप लोगे वो कितना लोगे? इसे लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूं, मेरा पेपर खत्म हो गया है, सो इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है? इसे लिख लीजिए। सो रिलीज रिएक्शन आर आर कितना होगा? m डैश माइनस 1। m डैश क्या है? नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट हाइब्रिड जॉइंट। समझ में आया? नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट हाइब्रिड जॉइंट। देखिए कैसे हुआ, मान लो ये एक हाइब्रिड जॉइंट था, हिंज जॉइंट, तो 1 2 3,
तो यही जॉइंट अगर रिजिड होती तो इस केस में जो इक्वेशन अवेलेबल था वो था m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 होना चाहिए, बट इस केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना अवेलेबल है, m1 बराबर 0, m2 बराबर 0, m3 बराबर 0। तो कितना इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्सेस मिला इन केस ऑफ हाइब्रिड जॉइंट, 2 एज कंपेयर टू दिस, इसमें 1 था, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आपको एक्सेस मिल गया, ओके। तो अब क्या करो, देखो, तो 2 इक्वेशन एक्सेस मिला, मतलब क्या, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट हाइब्रिड जॉइंट, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, तो 3 मेंबर माइनस 1 बराबर 2, तो 2 इक्वेशन एक्सेस मिला। सिमिलरली अगर ये है, इस तरह का हाइब्रिड जॉइंट है, मतलब एक ये मेंबर एक ये मेंबर, इस केस में कितना मिला, नंबर ऑफ एक इक्वेशन अवेलेबल एक्स्ट्रा मिला कि नहीं, इस केस में एक इक्वेशन अवेलेबल एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। अगर रिजिड होता, ठीक है, ये जॉइंट अगर रिजिड होता तो क्या मिलता, m1 प्लस m2 0, बट इस केस में क्या हुआ, m1 बराबर 0, m2 बराबर 0, मतलब 2 मिला, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 1 एक्स्ट्रा मिला, मतलब कितना मेंबर मीट कर रहा है, 2 मेंबर इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो 2 माइनस 1 1। So total number of release reaction in the structure due to hybridization, मतलब इंटरनल हिंज होने के कारण कितना मिलेगा, समेशन m डैश नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट माइनस 1। समझ में आ रहा है, ये हो गया। इस तरह से आप DSI निकालोगे मेंबर का। आइडिया इज क्लियर। Now, hybrid type 2. Just a minute. Let me change the paper. So, hybrid type 2. मान लो इस तरह का एक तो आपके पास फ्रेम है, एक लूप है, ऑल जॉइंट्स आर रिजिड, तो ऑल जॉइंट्स आर रिजिड, तो नंबर ऑफ अननोन कितना, 3 अननोन, एक लूप है। अब मान लो एक तो हाइब्रिड बना दिया आपने, एक जॉइंट हाइब्रिड प्रोवाइड कर दिया, इस बीच में आपने क्या किया, एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, दो तो ऐसा प्लेट लगाए और इस बीच में चक्का प्रोवाइड कर दिया, रोलर। तो इस तरह का जॉइंट प्रोवाइड करने के कारण, हाइब्रिड जॉइंट प्रोवाइड करने के कारण क्या यहां पर इस केस में ये ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, ये मेंबर ऊपर नीचे अगर मूव कर सकता है, मतलब शियर फोर्स जो है क्या ये 0 है यहां पर। तो अब इस जॉइंट पर आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं कि शियर फोर्स बराबर 0, इसे हम कहते हैं वर्टिकल गाइडेड रोलर। तो रिलीज रिएक्शन इस तरह का सपोर्ट पर, इस तरह का जॉइंट में, जॉइंट हाइब्रिडाइजेशन पे कितना, आर का वैल्यू, एक रिएक्शन रिलीज हो गया, शियर फोर्स बराबर 0, ठीक है। हाइब्रिड टाइप 3, मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है, इसे कहते हैं डबल रोलर सपोर्ट। यदि इस तरह का हाइब्रिड जॉइंट आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर भी एक रिएक्शन रिलीज हो गया, कौन सा, एक्सियल फोर्स बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये मूव कर सकती है एक्सियली,
तो एक्सियल फोर्स बराबर 0। तो यहां पर भी रिलीज रिएक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो 1। ठीक है, फ्री हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ओके, बट दीज आर कनेक्टेड रोटेशनली। मूवमेंट यहां पे एक्ट करेगा, मूवमेंट रिएक्शन मिलेगा, बट एक्सियल फोर्स आपको 0 मिलेगा। तो एक रिएक्शन रिलीज हो गया एक्सियल फोर्स। और वर्टिकल मूवमेंट शियर फोर्स भी रेस्ट्रिक्ट होगा, सिर्फ एक्सियली ये मूव कर सकती है, इसलिए रिलीज रिएक्शन बराबर 1, एक्सियल फोर्स बराबर 0। समझ में? हाइब्रिड टाइप 4। मान लो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पर रोलर प्रोवाइड कर दिया, यहां एक फोर्स लगा दिया, यहां एक फोर्स लगा दिया, सी पॉइंट। इस केस में दो तो रिलीज रिएक्शन मिलेगा। एक तो ये कि रोटेशन अबाउट m बराबर 0, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट दिस हाइब्रिड जॉइंट 0, एंड एक्सियली भी ये मूव कर सकता है, मतलब AF बराबर 0। तो रिलीज रिएक्शन कितना? 2। समझ में आया? तो RR बराबर हाइब्रिड जॉइंट टाइप 4 में 2। ओके, सो आपका ये हमने कवर कर लिया पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट ऑफ DS स्टैटिक मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का कवर कर लिया फॉर फ्रेम एंड ट्रसेस। तो 2D फ्रेम के लिए देखा। सिमिलरली फॉर 3D फ्रेम अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्या कर लोगे? फॉर 3D फ्रेम इंटरनल इंडिटरमिनेसी, तो 3D फ्रेम के केस में ईच मेंबर हैज 6 इंटरनल रिएक्शंस, ओके, hence each closed loop will create internal reaction, internal indeterminacy by 6 degree. Each member has 6 internal reaction. Hence each closed loop will create internal indeterminacy by 6 degree. So DSI बराबर 6 गुना नंबर ऑफ लूप माइनस RR। तो इस केस में जो रिलीज रिएक्शन है बाकी टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन में सेम रहेगा, बट फॉर हाइब्रिड टाइप 1 मतलब इंटरनल हिंज के केस में चेंज होगा, और उस केस में RR का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स m डाइस माइनस समेशन 3 टाइम्स m डाइस माइनस 1। ठीक है, ये RR का वैल्यू है फॉर हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू इंटरनल हिंज। Okay, got it? So basically this is your method to calculate DS. तो we have completed DS. अब जो हमारे पास बचा अब निकालने को, वो क्या बचा? DK। DK कैसे निकालें? DS हमने खत्म कर लिया, DK अब निकालना है। तो DK का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। वेल, थैंक यू। And if you like my work, please donate. I have a request to you all. अगर आपको हमारा काम पसंद है, ठीक है, तो यदि किसी के मन में आया कि आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए, तो कृपया करके आप इस अकाउंट डिटेल पर या फिर डायरेक्टली इस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ जो पेटीएम अकाउंट है, इस पर आप हमें किसी भी तरह से सहयोग कर सकते हैं। ओके, विथ एनी अमाउंट विच यू फील, विच यू लाइक। और यदि आप ऐसा करते हैं
तो हम आपको और अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम रहेंगे. So a small contribution will be appreciated. Thank you and join WhatsApp group connected with this mobile number which will clear all your doubts. Well, thank you. See you all in next video session.